हेलो फ्रेंड्स, वकालत अड्डा पर एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर का जो प्रीवियस पेपर है 2013-14 का, उसको हम एनालाइज करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है ये है पेपर 2 जो आपका कंडक्ट होता है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं सिविल प्रोसीजर कोड से और 75 क्वेश्चंस बनते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। टोटल 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस का ये एग्जाम होता है, जिसमें टोटल मार्क्स होते हैं 50। तो बगैर देरी किए होते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्सटेंड्स, जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, ये कहाँ तक विस्तारित है? तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ये 2013-14 में है। उस टाइम के अकॉर्डिंग से ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था और नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी लागू नहीं होता था। बट जैसे ही 2019 का अमेंडमेंट आया है तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये जो एक्ट है हमारा, ये एप्लीकेबल होता है। तो इसका अब करेक्ट आंसर होगा टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिक्री में बी प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट है प्लीडर डिफाइंड इन सीपीसी, प्लीडर को कहां पर डिफाइन किया गया है? तो ये किया गया है आपके सेक्शन 2 के 15 के अंदर, सेक्शन 2:15 में। देन फोर्थ क्वेश्चन, जजमेंट मीन्स, जजमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए थे, डिक्री, कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है, या कोई आदेश पारित किया जाता है, या कोई स्टेटमेंट दी जाती है, किसके बेस पर? डिक्री के ग्राउंड के आधार पर जज के द्वारा, या ऑर्डर के और डिक्री के आधार पर। तो इसमें से ये क्या है? चारों की चारों ऑप्शन इसमें से गलत हैं, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। फिफ्थ है इन विच एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज एनग्राफ्टेड। देखिए सेक्शन 11 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड में टोटल 8 डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर 8। उसमें से जो 4th नंबर की एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की। 6th है सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद, सेक्शन 10 डील करता है रेस सब जुडिस से। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड ए सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट इन विच जुरिडिक्शन। देखिए नीचे हिंदी के अंदर भी है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से के रिगार्डिंग जो सूट इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, उनका जो जुरिडिक्शन लगती है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, वो कहां पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वो भी होगी, जहां पर वो बिजनेस करता है, कैरी बिजनेस करता है, वहां भी होगी, और जो प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है वहां पर भी वो जुरिडिक्शन लागू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 8 नंबर है कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम्स और डिफेंसेस। तो इसमें करेक्ट आंसर है अप टू ₹3000। सिविल प्रोसीजर कोड हैज ए टोटल ऑफ, अब कितने इसके अंदर सेक्शन हैं और कितने इसके अंदर ऑर्डर हैं? टोटल 158 सेक्शन एंड 51 ऑर्डर से मिलकर हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता कोड बना हुआ है। 10 नंबर पर है वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। देखिए यहां पर एक वर्ड याद रखना है आपको, अनसर्टेन। अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है तो अनसर्टेनिटी के केस में सेक्शन 18 लागू होता है। बाय होम ए डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड, किसके द्वारा डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है? तो ये किया जाता है जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है या जिस कोर्ट के पास उसको ट्रांसफर किया गया है उसको
एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर? कौन सा इसमें से सिविल नेचर का सूट नहीं है? देखिए, राइट ऑफ वर्शिप सिविल नेचर में आता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सिविल नेचर के अंदर आता है, अगर रेंट का कोई मामला है तो वो भी सिविल नेचर के अंदर आता है, अगर नहीं आता है तो वो है रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सिविल नेचर का सूट नहीं है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन 56 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड स्पेशली प्रोहिबिट टू अरेस्ट और टू डिटेन इन सिविल प्रिजन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए, सेक्शन जो 56 है वो क्या कहता है कि किसको प्रोहिबिट करता है डिक्री की एग्जीक्यूशन में, सिविल प्रिजन में उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए किसको प्रोहिबिट किया गया है? तो इसमें किया गया है वुमेन को। सेक्शन 56 के अंदर वुमेन को ये एग्जेम्पशन दी गई है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 14, ए डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 1। ऑर्डर 5 रूल 1 में कितने दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट का डिफेंडेंट के लिए टाइम दिया गया है? तो ये दिया गया है विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ समन। 15 कहता है, पूछता है गार्निसी ऑर्डर इज इशूड टू। गार्निसी किसके लिए ऑर्डर को इशू किया जाता है? तो ये किया जाता है जजमेंट डेटर जो होता है, जिसके खिलाफ में डिक्री पारित हुई है, अगर उसका कोई डेटर है तो उसके खिलाफ में, उसका जो ऋणी है उसके खिलाफ में जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। 16 कहता है ऑन व्हाट ग्राउंड्स जजमेंट और ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, कि किस ग्राउंड के आधार पर जो जजमेंट है या ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाता है? क्लरिकल मिस्टेक के आधार पर, अर्थमेटिकल मिस्टेक के आधार पर, एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन के आधार पर, या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। क्लरिकल, अर्थमेटिकल और एक्सीडेंटल तीनों केसेस में उसको अमेंड किया जा सकता है। 17th है, सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी डील्स विद। सेक्शन जो 46 है वो किससे डील करता है? तो ये करता है परसेप्ट से। 46 परसेप्ट्स। प्लेडिंग डिफाइंड, प्लेडिंग को कहाँ डिफाइन किया गया? प्लेडिंग को डिफाइन किया गया ऑर्डर नंबर 6 के अंदर, और ऑर्डर नंबर 6 यहाँ पर ऑप्शन में है ये, जिसका है रूल नंबर 1 में प्लेडिंग को। देखिए, जो 6, 7, 8 ये आप याद रखिए। 6 नंबर है प्लेडिंग, 7 के अंदर है प्लेंट, और 8 के अंदर है रिटन स्टेटमेंट। देन है 19, इन एनी सूट रिलेटिंग टू रेलवे द अथॉरिटी विच रिप्रेजेंट इट एज प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट विल बी। तो जो रेलवे से रिलेटेड जो सूट होते हैं उसमें जो अथॉरिटी होती है, या तो वो प्लेंटिफ होगा या वो डिफेंडेंट होगा, या तो वादी होगा या प्रतिवादी होगा, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन सी अथॉरिटी उसको रिप्रेजेंट करती है? तो उसको करती है जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। 20, एन ओरिजिनल सूट फॉर द वैल्यू ऑफ ₹50 लाख शैल बी इंस्टीट्यूटेड। 50 लाख रुपए की वैल्यू के सूट को कहां पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? तो इसको किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। 21 है, व्हेन ए प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। एक प्लेंट को, एक वाद पत्र को कब नामंजूर किया जा सकता है? तो इसमें देखिए, जब वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कोज ऑफ एक्शन, अगर उसने कोई अपना कोज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया है, या डुप्लीकेट उसको फाइल नहीं किया गया है, या फिर जो सूट अपीयर्स है जो स्टेटमेंट में प्लेंट की वो क्या है, डिबार्ड बाय लॉ, उसकी जो समय सीमा है, अवधि है, वो कंप्लीट हो चुकी है, या ऑल ऑफ द वो। देखिए, ये जो है प्लेंट जो है, इसको रिजेक्शन के जो ग्राउंड है 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन 6 ग्राउंड्स में ये तीनों ग्राउंड बनते हैं जिसके आधार पर एक प्लेंट को, एक वाद पत्र को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है 22, कैविएट रिमेन्स इन फोर्स आफ्टर लॉजिंग। कैविएट दायर करने के पश्चात कितने दिन तक प्रवर्त रहेगी? तो ये रहेगी टोटल 90 डेज तक। कैविएट 90 डेज तक वैलिड रहती है। 23 में, कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम ए समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30
बाय। अब जो 23 है इसका है, देखिए अगर किसी पर्सन को कंपेल करने के लिए उसको कि उसकी अटेंडेंस जरूरी है, वो करवाने के लिए उसको सम्मन जो किए जाते हैं जिसको किए गए हैं अंडर सेक्शन 30 में, उसको किस किस तरीके से कंपेल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है उसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशू करके उसके जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है और उसको सेल आउट किया जा सकता है, या इम्पोज ए फाइन किया जा सकता है उसके ऊपर 5000 रुपीज तक का। ये तीनों कंडीशन उसके अंदर वैलिड है। तो इसका आंसर है नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। 24 है सूट अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय। जो सूट है 91 का उसको किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तो यहाँ पर 91 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि एडवोकेट जनरल उस वाद को लेकर आ सकता है, या दो से अन्य व्यक्ति जो होते हैं जिनका उससे जरूरी नहीं है कि उसमें कोई इंटरेस्ट हो, वो भी उस वाद को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ये एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आता है 25 में है कोर्ट में रेफर द केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट अंडर, कि कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी केस को, किसी भी डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करने के लिए बोल सकता है। ये किस सेक्शन के अंदर प्रावधान दिया गया है, तो ये प्रावधान दिया गया है 89 के अंदर, जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन या के भी, इसमें मीडिएशन के भी प्रावधान दिए गए हैं। 26 है प्रोविजंस अंडर ऑर्डर 40 रूल 3। जो ऑर्डर 40 है वो किस, और उसका रूल 3 है वो किसके अंडर में आता है, तो ये आता है ड्यूटीज ऑफ रिसीवर। देखिए जो ऑर्डर 40 है वो हमारा रिसीवर से रिलेटेड है, तो रूल 3 की बात की गई है, तो रूल 3 बात करता है ड्यूटीज ऑफ रिसीवर के रिगार्डिंग। 27 में है द कोर्ट कैन अवार्ड कंपनसेशन फॉर अरेस्ट ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीपीसी नॉट एक्सीडिंग। जो कोर्ट है कंपनसेशन, अरेस्ट का जो कंपनसेशन अवार्ड होता है किसी भी इनसफिशिएंट ग्राउंड पर, वो कितनी वैल्यू तक के उस पर कर सकता है, किससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 95 के अकॉर्डिंग। तो 95 में दे रखा कि अगर किसी को इनसफिशिएंट ग्राउंड पर अरेस्ट करवाया जाता है तो जो अरेस्ट करवाता है, जो उसकी कंप्लेन करता है, तो उसके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है, कॉस्ट लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है, ये 50,000 रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट नहीं होगी। तो ये है 50,000। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, किस ऑर्डर के अंदर द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, तो किस ऑर्डर के अंदर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को के प्रोविजंस को बताया गया है, तो ये है आपका ऑर्डर नंबर 8 जो रिलेट करता है रिटर्न स्टेटमेंट से। रिटर्न स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 8, उसमें ऑर्डर नंबर रूल नंबर 6A to 6G तक ये आपके प्रावधान दिए गए हैं जो बताते हैं सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग। 29 है हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 जो डील करता है किससे, डिक्री की एग्जीक्यूशन से, उसके अंदर कितने रूल हैं, तो इसके अंदर रूल है 106। 30 है अंडर सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड वेयर द सेकंड अपील विल लाई। जो सेकंड अपील होगी वो कहां पर लाई करेगी, वो करेगी हाई कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 100। 31 में सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ एनी कोर्ट मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ था। तो अगर कंपनसेशन के लिए है तो उसमें क्या है, जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ भी वो केस फाइल कर सकता है, जहाँ पर वो बिजनेस करता है वहाँ भी कर सकता है, और जहाँ वो किसी भी फायदे के लिए कोई काम करता है, स्वयं कार्य करता है, तो उसके लिए भी वहाँ पर भी वो सूट फाइल कर सकता है। 32 में है अंडर सेक्शन 102 ऑफ द सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का 102 जो सेक्शन है उसके अंदर नो सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट ए डिक्री अंटिल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग, कि कितनी वैल्यू से अगर एक्सीड नहीं करता है तो वो सेकंड अपील के लिए नहीं जा सकता है। तो इसमें लिमिट दी गई है 25,000 रुपीज़ की।
25,000। अगर इससे ज़्यादा की वैल्यू है तो वो सेकंड अपील के लिए जा सकते हैं, अगर इससे कम है तो वो नहीं जा सकते। 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, कि जो कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो अपीलेबल नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत में, तो ये है ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 24 के अंदर जो आदेश आता है उसको आप अपील में नहीं जा सकते। इंटरप्लेटर सूट है, द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन, किसके बीच में होता है, ओनली प्लेंटिफ के बीच में, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बीच में, या डिफेंडेंट्स ओनली के बीच में, या हस्बैंड एंड वाइफ के। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेंटिफ होता है उसका इंटरप्लेटर सूट के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, वो जस्ट ये इसलिए सूट करता है कि ये जो डिफेंडेंट्स है इनके आपस का डिस्प्यूट है, तो उसको कोर्ट के माध्यम से सुलझाने के लिए ही वो उसमें केस को दायर करता है। तो इसका आंसर है द डिफेंडेंट्स ओनली। 35 है, जुडिशियल ऑफिसर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको छूट दी गई है, एग्जेम्प्ट किया गया है अरेस्ट से सिविल प्रोसीजर के अंदर, वाइल कब, जब वो अपने कोर्ट के लिए जा रहे हैं, गोइंग टू हिज कोर्ट, रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट, जब वो न्यायालय से लौट रहे हों, या प्रिजाइडिंग इन हिज कोर्ट, न्यायालय में पीठासीन हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक जुडिशियल ऑफिसर को ना ही तो कोर्ट जाते वक्त, ना वहां से लौटते वक्त, और ना ही वो जब तक कोर्ट के अंदर प्रिजाइड करते हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो 36 है, सेक्शन 115 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग, जो 115 है वो किससे रिलेट करता है, ये करता है रिवीजन से। देखिए 113, 114 एंड 115 सेक्शन, जो 113 है ये है रेफरेंस, 114 है रिव्यू एंड 115 है रिवीजन। तो यहां बात की गई है 115 सेक्शन की, तो ये बिलोंग करता है रिवीजन से। अंडर विच सेक्शन सर्टेन वुमेन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग वुमेन को एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनकी जो पर्सनल अपीयरेंस है उसको छूट दी गई है, तो ये दिया गया है सेक्शन 132 के अंडर। द कोर्ट अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कैन रेफर द डिस्प्यूट, तो 89 सेक्शन के अकॉर्डिंग किस जो डिस्प्यूट होता है उसको कहां पर रेफर कर सकता है कोर्ट, तो इसमें देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन कर सकता है, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन कर सकता है, और मीडिएशन और लोक अदालत में कर सकता है, और फोर्थ है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन। तो देखिए इसमें दिए गए हैं 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन, इसमें भी 2, यहाँ पर ये चारों, इन चारों के अंदर वो कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट को रेफर कर सकते हैं, न्यायालय उसको वहां पर रेफर कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन के अंदर। 39 में है, मैक्सिमम एडजर्नमेंट मे बी ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 17 रूल 1 टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट, कि कितनी एडजर्नमेंट ले सकती है कोई भी पार्टी ऑर्डर नंबर 17 के तहत। देखिए ऑर्डर जो 17 है ये बात करता है एडजर्नमेंट की ही, इसका जो टाइटल है वो भी क्या है, एडजर्नमेंट है, और उसके रूल 1 में दिया गया है कि कितनी लिमिट है, कि कितनी बार कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, एडजर्नमेंट ले सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है यहाँ पर 3 टाइम्स की। एन ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर व्हेन रेज्ड, नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर का जो ऑब्जेक्शन है वो कब राइज हो सकता है, तो ये है एट द सेटलमेंट ऑफ द इशू, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर है आपका 4, सेटलमेंट इशू होते वक्त भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, और अर्लीस्ट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 41 में है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड व्हेन सर्विस ऑफ समन कैन नॉट बी इफेक्टेड विद इन रीजनेबल टाइम ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम हिज रेजिडेंस देन समन कैन बी सर्व टू डिफेंडेंट। अगर मान लीजिए कि समन की सर्विस जो है वो इफेक्ट नहीं हो पा रही है रीजनेबल टाइम के अंदर, किस कारण से, कि वो जो है अपने रेजिडेंस पर मौजूद नहीं है, तो जो समन की तामील है वो कहाँ पर की जा सकती है, सर्वेंट के पास नहीं की जा सकती, माइनर डॉटर के पास नहीं की जा सकती, अडल्ट सन के पास यहाँ पर समन की तामील हो सकती है।
42 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग आर कवर्ड बाय, जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है उसको कहाँ पर कवर किया गया है, तो इसको कवर किया गया है सेक्शन नंबर 94 के अंडर में। सूट अंडर सेक्शन 91 कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय, जो 91 का सूट है, देखिए ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 91 का जो सूट है वो किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, एडवोकेट जनरल के द्वारा किया जाता है। CPC प्रोवाइड्स फॉर परमानेंट इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन। जो CPC है वो किस तरह की इंजंक्शन को अलाउ करती है, वो करती है टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट और परपेचुअल यहाँ पर नहीं होती है। ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज में बी टेकन ओनली व्हेन दे आर, ऑब्जेक्शन है किसी भी इंटेरोगेटरीज का, प्रश्नमालाओं का, उनमें अगर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले क्या हो, या तो सुसंगत नहीं हो, इररिलेवेंट हो, स्कैंडलस हो या नॉट बोनाफाइड हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। इररिलेवेंट है तब भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, स्कैंडलस है तब भी किया जा सकता है, और सद्भावनापूर्वक नहीं है तब भी वो किया जा सकता है। इफ ए जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस एट वंस, अगर जजमेंट को एक साथ प्रोनाउंस नहीं किया गया है, इट शुड ऑर्डिनरली बी डिलीवर्ड विद इन, तो उसको कितने दिन के अंदर डिलीवर किया जा सकता है, तो ये टाइम रहता है विद इन 30 days। Where between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment the death of either party causes there shall be, अगर मान लीजिए कंक्लूजन हो चुका है हियरिंग का बट जजमेंट प्रोनाउंस करना बाकी है, वो जो बीच का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान अगर किसी भी पार्टी की, या चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो देयर शैल बी अबेटमेंट, कि वो जो है केस है उसका अबेटमेंट हो जाएगा या उसका अबेटमेंट नहीं होगा, या नो अबेटमेंट इफ कोज ऑफ एक्शन सर्वाइव है, या अगर मान लीजिए कि वाद हेतु बचा हुआ है तो उपशमन नहीं होगा, या डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उसका अबेटमेंट नहीं होगा। अगर एक बार उसकी फाइनल हियरिंग कंक्लूजन हो चुका है, जजमेंट आना बाकी है, तो उसको अबेट नहीं किया जा सकता। पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन ए सूट, पार्टीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, कहां पर वो कर सकती हैं, ऑर्डर नंबर 23 के रूल नंबर 3 के अंदर। 50 है द चैप्टर ऑफ जजमेंट एंड डिक्री हैव बीन डेल्ट इन CPC, जजमेंट एंड डिक्री का जो चैप्टर है वो है ऑर्डर नंबर 20। 49 का थर्ड करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 75 ऑफ CPC कमीशन में बी इशूड फॉर, सेक्शन 75 है CPC का जो कमीशन है उसमें कहाँ पर किसको इशू किया जा सकता है, किस किस चीज़ के लिए किया जा सकता है, तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जा सकता है, एग्जामिन अकाउंट के लिए किया जा सकता है, अगर पार्टीशन करना है 2 में के पार्टीशन तो वहाँ पर भी इसको क्या है इशू किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव। 51 में है व्हाट इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, देखिए ये जो क्वेश्चन है कि कितने पेंडेंसी चल रही है सूट की, उस पर क्या इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर 3 स्टेजेस आती हैं। एक तो स्टेजेस आती है अगर प्री शूट है, अगर शूट दायर नहीं किया है तो उसमें तो जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है एज पर एग्रीमेंट, जो भी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वहां तक वो क्या है इंटरेस्ट लगता है। अगर मान लीजिए सूट फाइल हो चुका है, सूट फाइल हो चुका है तो वहां पर चलेगी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की डिस्क्रिशन के आधार पर वो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और अगर क्या है डिक्री पारित हो चुकी है, डिक्री से लेकर पेमेंट तक का जो है वो रहेगा 6% का, तो ये ध्यान में रखना है। 52 है सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC कैन बी फाइल्ड ऑन, जो 37 ऑर्डर है उसमें सूट को कहां पर फाइल किया जा सकता है, तो स्मॉल कोज कोर्ट में किया जा सकता है, सिटी सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में, कहीं पर भी उसको सूट को फाइल किया जा सकता है। ऑर्डर 32 ए रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है, सूट बाय और अगेंस्ट माइनस और एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फैमिली के मैटर से, इंडिजेंट पर्सन से, या नन ऑफ द अबव, तो ये रिलेट करता है कंसर्निंग द फैमिली।
नो एम्बेसडर में बी शूड इन एनी कोर्ट अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ। किसी भी एम्बेसडर को के खिलाफ कोई भी किसी भी न्यायालय में कोई भी कोर्ट क्या है सूट को वो फाइल नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ, किसकी कंसेंट की बगैर। तो कंसेंट यहाँ पर चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। 55 में ए सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन बी फाइल्ड। 37 का जो सूट है ऑर्डर नंबर जिसको हम समरी सूट बोलते हैं, कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर, प्रोमिसरी नोट के आधार पर या हंडीज के आधार पर। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है गार्डियन एट लिटम इज ए पर्सन डिफेंडिंग ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर, ए रिसीवर, लोकल कमिश्नर और ए कोर्ट। तो गार्डियन एट लिटम होता है वो पर्सन जो किसी माइनर के बिहाफ पर सूट को डिफेंड करता है, उसको गार्डियन एट लिटम बोला जाता है। ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 33 के आधार पर इंडिजेंट पर्सन किसको बोला गया है, इफ ही इज नॉट पोजेस्ड ऑफ, अगर वो उसके पास नहीं है क्या, sufficient मीन टू पे द फी पेबल ऑन द प्लेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन 500, sufficient मीन्स ऑफ हिज लवलीहुड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है कि अगर उसके पास पेबल फी देने का सुफिशिएंट मीन नहीं है तो उसको इंडिजेंट पर्सन बोला जाता है। ऑर्डर 29 सीपीसी डील करती है किसके साथ में, ये करती है सूट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन। लिस्ट ऑफ विटनेसेस मस्ट बी फाइल्ड बाय द पार्टीज। जो विटनेसेस की लिस्ट है उसको पार्टीज के द्वारा कब फाइल किया जाता है, इसको किया जाता है इशू फ्रेम होने के बाद में, उससे पहले लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं होती है। रूल ऑफ दमदपत इज, दमदपत इज क्या है, ए रूल रिलेटिंग टू कॉस्ट, इंटरेस्ट, एविडेंस या रेस जुडिकाटा। तो ये जो है दामदुप्पत का ये है इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसमें कहा गया है जो ये नियम है दामदुप्पत का, इसके अंदर बोला गया है कि जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज्यादा कभी भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ये रूल है दामदुप्पत का नियम। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, ए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, ए लीव ऑफ कमीशन है टू एग्जामिन ए विटनेस रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखिए भारत से बाहर किसी को एग्जामिन करने के लिए स्टेट के द्वारा भेजा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। एन अपीलेट कोर्ट शैल हैव पावर, अपीलेट कोर्ट के पास क्या पावर है, किसी केस को रिमांड करने की, इशू फ्रेम करने की और उसको ट्रायल के लिए रेफर करना या केस को फाइनली डिटरमाइन करने के लिए। तो अपीलेट कोर्ट के पास ये सभी पावर्स होती हैं। 63 के अंदर प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड अंडर सीपीसी। प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, ऑर्डर नंबर 6 के रूल नंबर 17 के अंदर इसको अमेंड किया जा सकता है। Then 64 for the purpose of order 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी एडमिशन ऑफ फैक्ट्स। जो ऑर्डर 12 है का रूल नंबर 6 है सीपीसी के अंदर, उसमें एडमिशन ऑफ फैक्ट्स को क्या किया जाता है, मे बी इधर इन प्लीडिंग और अदरवाइज। तो इसका है आंसर नंबर 3। पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी इज गिवन इन, जो डेफिशिएंसी है कोर्ट फी की उसको शक्ति कहाँ पर दी गई है, 65 का जो आंसर है दैट विल बी सेक्शन 149 में बात की गई है कोर्ट फी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। डिक्री डज नॉट इंक्लूड, डिक्री इंक्लूड नहीं है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। रिजेक्शन डिक्री काउंट होता है। अगर एनी क्वेश्चंस है 144 के अंदर डिटरमाइन किया गया तो वो भी डिक्री के अंदर काउंट होता है। तो ये जो है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं DID, डिसमिसल इन डिफॉल्ट का जो केस होता है उसको फाइनल डिक्री नहीं बोला जाता। अंडर सेक्शन 26 सेक्शन का जो 2 है क्लाउज है, एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय, प्रत्येक फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा किसके द्वारा, एफिडेविट के द्वारा।
देन है 68, द एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बोर्न अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 क्लॉज 3 CPC बाय। तो इसका है द प्लेंटिफ के द्वारा उसकी जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो सर्व किए जाएंगे। द प्लेंटिफ 1 पर्सन में शू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट प्रोविजन आर गिवन। देखिए एक आदमी ही किसी सूट में सभी के फेवर के लिए वो याचिका दायर करता है या उसका प्रतिरक्षा करता है, तो उसका प्रावधान दिया गया है ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 8 के अंदर। देन है अंडर CPC विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। इसमें से कौन सा मैच करेक्ट मैच नहीं करता है। तो इसमें देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर 39 ठीक है, राइट टू लॉज ए कैविएट 148A ठीक है, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 ये भी ठीक है, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट 102 ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ये करेक्ट मैच नहीं करता है। 71 एक्स रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशर डेफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट वाई इन कोलकाता, वाई कैन शू एक्स एट। देखिए एक्स दिल्ली के अंदर रिसाइड करता है, उसने कोई ऐसी डिफेमेटरी कोई ऐसी पब्लिश करी है, स्टेटमेंट दी है किसके विरुद्ध में, वाई के विरुद्ध में, कहाँ पर, कोलकाता में। तो जो वाई है वो एक्स के खिलाफ में सूट दायर कर सकता है कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर, या आइदर इन दिल्ली और कोलकाता। तो देखिए जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वो है दिल्ली, जहाँ पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट बनी है वो है कोलकाता। तो एनीवेयर इन इंडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों जगह पर वो, जहाँ पर वो रिसाइड करता है और जहाँ पर उसके खिलाफ में स्टेटमेंट दी गई है वहाँ पर वो इसको दायर कर सकता है। फ्रेमिंग ऑफ इशू इन द, जो फ्रेमिंग ऑफ इशू है वो किसकी ड्यूटी है, पार्टीज की ड्यूटी है, एडवोकेट्स की ड्यूटी है, या कोर्ट की ड्यूटी है, या गवर्नमेंट एडवोकेट की ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी रहती है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। देन है 73 सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज इन इज प्रोवाइडेड अंडर। जो सब्सटीट्यूटेड सर्विस है, देखिए सब्सटीट्यूटेड प्रतिस्पाती तामील कब होती है, जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों सम्मन को तामील करने के लिए, तब इसको यूज में लाया जाता है। और ये दिया गया है ऑर्डर नंबर 5 में जो रिलेट करता है सम्मन से, और ऑर्डर नंबर 5 का जो है हमारा रूल नंबर 20 वो बात करता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस के रिगार्डिंग। फिर है रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज प्रोवाइडेड अंडर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिक्र है वो आता है सेक्शन के पोर्शन में, सेक्शन 73 के अंडर में। देन है लास्ट इसका सिविल प्रोसीजर कोड का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डज नॉट हैव पावर टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ऑर्डर 38 रूल 13। कि किस न्यायालय के पास में पावर नहीं है किसी भी अस्थायी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को अटैच करने के लिए अंडर ऑर्डर 38 रूल 13। तो यहाँ पर ये जो पावर नहीं दी गई है, ये नहीं दी गई है स्मॉल कॉज कोर्ट के पास में प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को अटैच करने की शक्ति नहीं होती है, पावर नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और सिविल कोर्ट बाकी सभी के पास में ये पावर रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। तो दोस्तों ये था हमारा 2013-14 का जो राजस्थान का जेलो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर नंबर 2 में सिविल पोर्शन। नेक्स्ट इसका है क्रिमिनल पोर्शन जो कि 76 से 150 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चंस वो कैरी करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सीरीज। बने रहिए वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड नई मॉक टेस्ट सीरीज और जो प्रीवियस जो पेपर है या आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आपके साथ में साझा किया जाएगा। तो एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।